तो हम नंद वंश की आधारशिला को देखते हैं। हम यहाँ पर वंश और वंश को तुरंत फटाफट खत्म कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपको बहुत ही सही और शिद्दत के साथ पढ़ना है, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में क्वेश्चंस कम बनते हैं लेकिन सटीक बनते हैं। जितने भी बनते हैं उसमें एक भी अगर क्वेश्चन आपका गलत हो रहा तो लाखों बच्चे आपको पीछे छोड़ देंगे। कतई नहीं पीछे छोड़ना है, सबको आपको छोड़ना है पीछे, ठीक है। नंदवंश की अगर हम बात करते हैं तो महापद्मानंद, जिसको उग्रसेन कहा गया, और उग्रसेन शिशुनांग वंश का जो तख्ता पलट हुआ था उसको पूरी तरीके से मतलब खत्म करके अपने आधिपत्य को जमाया। यानी नंद वंश की स्थापना के लिए हमें क्या करना पड़ा, ज़्यादा दोस्तों हमें शक्ति का इस्तेमाल और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी उग्रसेन को। और नंद वंश की स्थापना किसने रख दी, उग्रसेन महापद्मानंद ने। पाली ग्रंथों के अनुसार महापद्मा को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। विशाल सेना होने के कारण महापद्म को उग्रसेन कहा गया। जैन ग्रंथों के अनुसार महापद्म को वेश्या का पुत्र कहा गया, और कई मतों के अनुसार माना जाता है कि महापद्म निम्न कुल का था। ये फैक्ट आपको उग्रसेन के बारे में जान लेना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में एग्जाम में ट्रेंड हो जाएंगे। अब नंद वंश में आपने देखा होगा कि घनानंद का नाम बहुत आपने सुना होगा। नंद वंश का अंतिम उत्तराधिकारी नंदराज था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में घनानंद के नाम से जाना जाता था। घनानंद को घननंद के नाम से भी और नंदराज के नाम से भी जाना गया। इसमें चालाकी किसकी थी, ये भी हम बात कर लेते हैं। 322 और 321 ईसा पूर्व में जब हम पहुंच रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर घनानंद की हत्या कर मगध का तख्ता पलट कर दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना रख दी कि भाई जिस समय नंदवंश उच्चतम शिखर पर था, जैसे जैसे उसकी शक्ति की क्षीणता के भाव में देखा गया, विशाल सेना उसकी खत्म होती गई और नंदवंश की शक्ति कम होती गई, वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना दिमाग लगाया और गुरु चाणक्य के साथ मिलकर एक ऐसी विचार नीति, ऐसी दिमाग नीति, एक ऐसी चाणक्य नीति चलाई जिससे मगध का तख्ता पलट कर दिया और घनानंद को खत्म करवा दिया। इसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना रखी। इसके बाद प्राचीन भारत की सबसे विशाल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसे मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। जो भारत के इतिहास को अधिकतर इस तरीके से देखा जाता है कि यह साम्राज्य, यह वंश अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गया। कौन? मौर्य वंश। तो भारत का सबसे विशाल साम्राज्य का उदय, अब मौर्य वंश अपने आधिपत्य को जमा चुका था, क्योंकि घनानंद को हराकर, घनानंद को खत्म कर अपनी शक्ति को दोगुना कर चुका था चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर। तो अब पढ़ेंगे दोस्तों हम मौर्य साम्राज्य, ठीक है। हेडिंग डालिएगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, चित्रात्मक पढ़ने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य से इतने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, चाणक्य नीति से लेकर यहाँ पर कैसा शासन रहा, किस तरीके के लोग रहे, किस तरीके के धर्म रहे, सारी चीज़ों को व्याख्यात्मक तरीके से विश्लेषित करेंगे। तो चलिए मौर्य साम्राज्य को पढ़ लेते हैं हेडिंग डालकर। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। पहला पॉइंट छोटा सा यहीं से एग्जाम में बन जाता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य रहा है। आपको यह भी बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया तो भैया किसकी सहमति से किया है और कब किया, कब से कब तक किया। आपको जब भी हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले एक पॉइंट हम आपको बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब चाणक्य की नीति का सहारा लिया था तो घनानंद को हराया था, ये हमने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य जब आया था तो नंद वंश को, यानी हराकर नंद वंश को तख्ता पलट करके अपने साम्राज्य की नींव को डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322-321 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य जो है उनकी सहायता से यहाँ पर अपने आप को स्थापित किया, ठीक है, जिन्हें कौटिल्य और असली नाम विष्णुगुप्त के नाम से। गुरु चाणक्य की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों गुरु चाणक्य की जब भी एग्जाम में बात होती है तो यहाँ से 3 नाम लिखकर आते हैं। तो एक तो यार आ जाता है चाणक्य,
एक तो लिखकर आ जाता है कौटिल्य किसका नाम है, और एक लिखकर आ जाता है कि ये बताओ विष्णुगुप्त किसका नाम है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं, तीनों एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें कौटिल्य और असली नाम विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली, अपने गुरु कौटिल्य या विष्णुगुप्त या गुरु चाणक्य, एक ही बात। जिसने मौर्य वंश की स्थापना मगध में की, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मौर्य वंश के शासकों के वर्ण के विषय में इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन बौद्ध व जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य क्षत्रिय कहा गया। रेड पॉइंट जितने भी दोस्तों हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले स्लाइड में रेड पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक रहा, प्रथम राजा था, यानी मौर्य वंश का संस्थापक एवं मौर्य वंश का प्रथम राजा या प्रथम सम्राट रहा। उसकी माता का नाम मूर, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, इसी कारण इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। क्योंकि माता का नाम मूर था तो वंश का नाम मौर्य पड़ा, और चंद्रगुप्त मौर्य प्रतापी राजा तो था ही, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। 322 से 298 ईसा पूर्व की जब भी हम बात करते हैं तो एक समय रहा चंद्रगुप्त मौर्य का। इसने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया। 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 25 वर्ष का जो व्यक्ति था वो अपने मौर्य वंश का संस्थापक हुआ, अपने मौर्य वंश का राजा हुआ, सम्राट हुआ और गद्दी पर बैठा। किसको पराजित किया? नंद वंश को खात्मा करके घनानंद को पराजित किया। चाणक्य की सहायता ली थी, चाणक्य नीति से घनानंद को खत्म किया। ब्राह्मण साहित्य जिसको पुराण आदि कहा जाता है, ब्राह्मण साहित्य में पुराण आ सकते हैं, वेद आ सकते हैं, वेदांग आ सकते हैं, ठीक है ना, तो सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में पुराण आदि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, क्षत्रिय तथा विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस वृषल कुल का बताते हैं। मतलब कह रहे हैं कि ब्राह्मण साहित्य ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था, शूद्र था। बौद्ध एवं जैन ग्रंथ कहते हैं कि ये क्षत्रिय था। विशाखदत्त कृत जो है, विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, वो ये कहते हैं वृषल था। वृषल का मतलब निम्न कुल का था। समझ गए ना? तो ये दिमाग में बैठा लो कि 3-4 चीज़ें बताई हैं कि ब्राह्मण लोग क्या कहते थे कि शूद्र था, बौद्ध एवं जैन कहते थे कि क्षत्रिय था, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस कहती है कि वृषल यानी निम्न कुल का था। तो ये दिमाग में बैठा लेना है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर का एग्जाम में उल्लेख इतना ज़्यादा मिलता है जो आपको बताने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की जब भी बात आती है तो वहाँ पर आप वैवाहिक संबंध की बात करते हो, आप हाथियों की एक बेट की बात करते हो कि भाई शर्त लगी कि भाई अगर जीता तो ये हो गया, अगर जीता तो हमें ये वाला बदले में राज्य चाहिए, ये वाला हमें हिस्सा चाहिए। तो सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ और चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। संधि हुई। संधि हो जाने के पश्चात सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में हेरात, अराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेरीपेनेस्टिया, जिसको काबुल कहा जाता है, उसके कुछ क्षेत्रों के भाग दिए। संधि जब हुई तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से यानी मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त जो राजा था उससे 500 हाथी लिए और बदले में हेरात दिया, कंधार दिया, काबुल दिया। ये दोस्तों 3 बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम में पॉइंट पूछे गए। एरिया को हेरात कहा गया, कांधार को अराकोसिया कहा गया, काबुल को कहा गया जेट्रोसिया और पेरीपेनेस्टाई। ठीक है, दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। आपको पता है कि वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे तो उन्होंने क्या दिया था दहेज में, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। जिस समय सेल्यूकस निकेटर हारा, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके उपरांत चारों प्रांत दहेज के रूप में दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से ही करा दिया और दहेज में चारों प्रांत दे दिए। तथा मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। ध्यान दीजिएगा, एक आपने सुना होगा कि जो मैगस्थनीज की पुस्तक है उसका नाम इंडिका है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, उत्तर पश्चिम का मतलब आप समझते हो ना, उत्तर पश्चिम ये वाला पार्ट, उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, ये आपका बंगाल वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल की पार्ट की बात करते हैं। कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर, कश्मीर से लेकर अगर हम बात करें, कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक की बात होती है।
यानी कर्नाटक को मैसूर कहा जाता था। तो ये पार्ट आपको दिमाग में बैठा लेने हैं चित्रात्मक तरीके से। चलिए, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ से हम यहाँ पर देखें और यहाँ से हम यहाँ पर देखें, तो चारों तरफ के हिस्से को कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में शामिल किया। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में एक तमिल ग्रंथ है, नाम लिखिए तुरंत, अहनानूर एवं मुरनानूर। ये अशोक के अभिलेखों से मिलती है तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। तमिल ग्रंथ दो थे जिसका नाम है अहनानूर और मुरनानूर, तथा बाद बाकी जानकारी है चंद्रगुप्त मौर्य की वो अशोक के अभिलेखों से मिलती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है कि बंगाल पर जो राजा चंद्रगुप्त ने अपनी विजय को स्थापित किया वो किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो वो प्राप्त होती है महास्थान अभिलेख से। अभिलेख में क्या होता था? अभिलेख में दोस्तों लेखा जोखा होता था। जिस समय जो राजा अपने कीर्तिमान को हासिल करता था वो अपने अभिलेखों को उत्कीर्ण कराता था। ठीक है। अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली। हमने जैन धर्म पढ़ाया था, उस समय आपको बताया था कि भद्रभाव और स्थूल भाव दो हुए, श्वेतांबर दिगंबर पार्ट में बटे। जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से ली। श्रवणबेलगोला मैसूर जाकर, जो कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मैसूर को कर्नाटक कहा गया। 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा, यानी उपवास की एक पद्धति कहा गया है सल्लेखना पद्धति। सल्लेखना पद्धति में क्या होता है? सल्लेखना पद्धति को क्वेश्चन में आ चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को कैसे त्यागा? सल्लेखना पद्धति से त्यागा है, यानी बिना पानी और बिना खाना खाए। सल्लेखना पद्धति से ही अपने शरीर को त्यागा है, यानी उपवास के तरीके से। कहाँ त्यागा है? श्रवणबेलगोला में। भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। कर्नाटक में इन्होंने अपने शरीर को त्यागा है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था उसके अंत में मगध में लगभग 12 वर्षों का भीषण काल पड़ा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। चंद्रगुप्त, आपको पता है कि चंद्रगुप्त अपनी जो गद्दी है वो अपने पुत्र के लिए छोड़ कर गया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार हुआ। यूनानियों ने उन्हें अमित्रघात के नाम से जाना। अमित्रघात आप लिखोगे तो बढ़िया रहेगा। अमित्रागत के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रागत या अमित्रोचेट्स या एलिट्रोचेट्स नाम, ये 3 नाम है। आदि आदि नाम से पुकारा गया, जिसका अर्थ है शत्रुओं का वध करने वाला। और बिंदुसार अमित्रघात कहा गया, यानी उसका अर्थ होता है कि शत्रुओं को एकदम से नाश करने वाला, शत्रुओं का भय बढ़ाने वाला, शत्रुओं को का खात्मा करने वाला। ये बिंदुसार एग्जाम में क्वेश्चंस आया भी है कि बिंदुसार को क्या कहा गया। अच्छा, एक बिंबसार होता है जो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, जो हमने आपको बताया था कि बिंबसार क्या होता है। अजातशत्रु और बिंबसार की बात हुई थी वहाँ पर। ठीक है, याद रखिए। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया। उसके द्वारा 16 राज्यों का साम्राज्य के अधीन लाया गया, जिससे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त हुई। दक्षिण राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वह था कलिंग। आपको पता है कि कलिंग पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बड़ा रक्तपात हुआ। चीज़ों को फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक किया। उसके द्वारा 16 राज्यों का साम्राज्य स्थापित किया गया। 16 राज्यों को साम्राज्य के अधीन लाया गया, जिससे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय हुई। प्रायद्वीप क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्रायद्वीप क्षेत्र अगर देखा जाए तो 3 तरफ से घिरा हुआ वह क्षेत्र जो पानी से घिरा होता है। 3 तरफ से पानी का घिरा क्षेत्र और 1 तरफ से स्थल का घिरा क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है। दक्षिण राज्यों के अलावा एकमात्र राज्य जो बिंदुसार के नियंत्रण में नहीं था वह था कलिंग। उनका शासन यूनानियों के साथ निरंतर संबंधों के लिए महत्वपूर्ण था। कौटिल्य अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे। कौटिल्य की बात करें, चाणक्य नीति की बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से मौर्य साम्राज्य को संभाला। अगर हम